नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 बस आने ही वाला है, कुछ ही दिन शेष है और जब भी नया साल आता है तो लगभग सभी लोग अपना राशिफल जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ नया साल हमारे लिए लेकर आने वाला है। भले ही आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते सुनते पढ़ते जरूर हैं कि नया वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर 12 राशियों के अनुरूप आपका कैसा वर्ष जाने वाला है और साथ ही अंकों के अनुरूप 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनके अनुरूप भी आपका नव वर्ष कैसा जाएगा, हर एक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अभी जो ये मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ ये वार्षिक राशिफल राशियों का है और ये है चंद्र राशि पर आधारित। चंद्र राशि को जानना बड़ा ही आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और अपनी पत्रिका देखिए और वहां पर अगर चंद्रमा के आगे 4 नंबर लिखा है तो इट मीन्स कर्क राशि। तो ये वीडियो कर्क राशि वाले लोगों के लिए ही है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है, क्योंकि जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो कुछ ग्रहों को बहुत प्रमुखता देते हैं। उनमें सबसे ज्यादा आते हैं शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु, क्योंकि इन चारों का जो गोचर है बड़े लंबे समय तक होता है। शनिदेव का 2.5 साल, बृहस्पति देव का 13 महीने और राहु और केतु का 18 महीने। इसलिए इन 4 ग्रहों का प्रभाव जब ये नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं तो भी हमारे जीवन पर कुछ न कुछ अलग तरह के इफेक्ट अवश्य ही आते हैं। इसलिए इनके गोचर को बहुत अधिक प्रमुखता दी जाती है। अन्य ग्रहों का जो गोचर होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो जब भी कोई चीज थोड़े से समय के लिए आती है तो बहुत अधिक फल हमें उसके ऐसे विजुअली नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए इन 4 ग्रहों को हम वार्षिक राशिफल में स्थान देंगे और इन्हीं के अनुरूप मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपका आगे आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। तो जैसे कि कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए पिछले 2.5 साल बड़े ही मुश्किल वाले ही रहे हैं और टिल 29 मार्च तक यही स्थितियां हैं। हालांकि अब शनिदेव का प्रकोप आप लोगों पर कम हो गया है, क्योंकि कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है और वो भी अष्टम में। जब शनि की ढैया चलती है तो बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पर अब कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली ही ये बात है कि शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है। मीन्स अब आप आजाद महसूस करेंगे, क्योंकि शनि की वजह से डेफिनेटली जीवन में बहुत तकलीफें कर्क राशि वाले लोगों ने देखी है। व्यक्तिगत जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मीन्स हर जगह कुछ न कुछ परेशानियां उन लोगों ने देखी है। तो उन सभी समस्याओं का अंत इस वर्ष अवश्य ही होगा। जनवरी 2025 का जो कर्क राशि का चार्ट बनता है और अगर हम उसे देखते हैं तो आपके लग्न में ही मंगल गोचर कर रहे होंगे और वो भी वक्री अवस्था में, और टिल फरवरी आपके मंगल वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति ये भी बन रही है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल यूं भी नीच के होते हैं और वो वहीं पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके जितने भी प्रभाव होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। और मंगल तो क्योंकि क्रूर ग्रह है, गुस्सेल ग्रह है, तो अभी क्या होगा कि मंगल जब वक्री हो गए तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आक्रामकता या अदर जितने भी रिलेटेड टू लॉ से रिलेटेड चीजें हैं, जितनी भी अच्छी चीजें नहीं है जीवन की, उनमें थोड़ी सी कमी अवश्य ही देखी जाएगी, क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा सुस्त या धीरे रिजल्ट देते हैं। तो अभी एक स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ही बनी है, क्योंकि कर्क राशि में ही अभी मंगल वक्री हो गए हैं और वो हुए हैं वक्री 7 दिसंबर से टिल फरवरी तक वो वक्री ही रहने वाले हैं। इट मीन्स जब नव वर्ष आएगा तब आपके लग्न से ही मंगल का गोचर होगा, लेकिन वक्री अवस्था में। तो आप लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाला है। वहीं पे 3rd हाउस से केतु का गोचर होगा, 5वें भाव से बुध का गोचर, 6ठे भाव से सूर्य का गोचर होने वाला है। वहीं पे 7वें भाव में शुक्र और शनि का गोचर हो रहा है। 9वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। ही अभी 11वें भाव में गुरु का गोचर चल रहा है। मीन्स ये जो पूरी प्लेसमेंट है वो 1 जनवरी 2025 की है, लेकिन 29 मार्च तक तो ऑलमोस्ट सेम यही स्थितियां रहने वाली है। शनि की वजह से भी आपको वही फल मिलने वाले हैं, लेकिन
जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, आपके लिए सारी ही जितने भी प्लेसमेंट है या स्थितियां है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। इस मार्च को शनिदेव आपकी राशि में नवम भाव यानी भाग्य भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव जहां पे अभी बहुत आपको परेशानी दे रहे थे क्योंकि ढैया चल रही थी शनि की, तो अभी बहुत सारी समस्याएं उस ढैया की वजह से आपके जीवन में आ रही थी और विशेषकर हेल्थ के लिए, लीगल इश्यूज के लिए। हालांकि कुछ जगहों पे थोड़ा सा अच्छा भी फल दे रहे थे, जो भी लोग रिसर्च एनालिसिस डाटा के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा भी समय था, लेकिन ससुराल पक्ष से अभी संबंध कम अच्छे थे। मीन्स शनि का अष्टम ढैया में होना बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही भाग्य भाव में शनि का गोचर होगा आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह की स्थितियां होने वाली है। क्योंकि जब भाग्य भाव में शनि देव गोचर करने लगेंगे तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, कर्म का साथ तो मिलेगा ही, इसके साथ ही भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है। लेकिन 18 मई 2025 तक आपके भाग्य भाव में राहु भी बैठे हुए हैं। तो जब ये भाग्य में राहु होते हैं तो क्या होता है, सडन गेन सडन लॉस वाली स्थितियां ही आपके जीवन में होंगी। मीन्स किसी भी चीज में जैसे अचानक से ही कोई बहुत बड़ा लाभ आपको हो गया या अचानक से कोई बहुत बड़ा गेन भी आपको हो सकता है, इस तरह की स्थितियां। लेकिन वो केवल 1.5 महीने का ही समय होगा जब शनिदेव भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो शनिदेव और राहु मीन्स 30 मार्च से लेके 18 मई तक का समय थोड़ा सा संभलने वाला आप सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी ये बहुत बढ़िया नहीं रहने वाली है। क्योंकि राहु भी शनिवत ही कार्य करते हैं और भाग्य भाव में ही अगर दोनों बैठ जाएंगे तो कुछ न कुछ अलग तरह की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो 1.5 महीने का समय एक ऐसा समय होगा जहां पर आप अगर बहुत ज्यादा एक्टिव न रहें, कुछ बड़ा कार्य ना करें, बड़े लंबे ट्रेवल ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज इसके बाद सारी स्थितियां फिर से बदलने वाली है। क्योंकि राहु जहां पर अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा वहीं उससे पहले ही स्वयं बृहस्पति देव का भी गोचर बदल जाएगा। मीन्स वो भी अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को ही आपके अष्टम भाव को छोड़ के नवम भाव में चले जाएंगे और यहाँ से उनकी एक दृष्टि पड़ेगी, डायरेक्ट जो दृष्टि है वो पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो सप्तम पर अगर दृष्टि पड़ती है तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके एफर्ट बढ़ेंगे। आप कहीं भी जिस भी क्षेत्र में कार्य करते होंगे तो वहां पर आप अपने एफर्ट वो डालेंगे और आपका जो भी साहस पराक्रम है वो भी बहुत बढ़ने वाला है। तो शनिदेव के गोचर पे तो मैं आपसे एक अलग से ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप शनि की ढैया से मुक्त हो गए। बस आपके लिए ये ही एक सबसे बड़ी खुशी की बात इस वर्ष होने वाली है। 15 मई 2025 तक तो गुरु का भी गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है और इस पूरे ही वर्ष भले शनि की ढैया आप पर थी, लेकिन बृहस्पति देव ने आपको कहीं ना कहीं सेव किया और कुछ ना कुछ फायदा भी अवश्य ही दिलाया, क्योंकि वो अभी आपके इनकम के ही हाउस में गोचर कर रहे हैं और टिल 15 आप मई तक करने वाले हैं। तो तब तक तो स्थितियां आपके बहुत अच्छी ही रहने वाली है। इधर शनि भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और स्वयं बृहस्पति देव तो आपके लाभ भाव में स्थित है ही। तो ये 3-4 महीने या तो ये 1.5 महीने का जो समय है वो अच्छा, राहु की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे स्वयं बृहस्पति देव। तो जो भी कर्क राशि वाले लोग हैं उनके लिए बस ये जो 1.5 महीने का समय थोड़ा सा टफ जा सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन 15 मई 2025 से ही बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेंगे। 12वां भाव का गोचर कुछ महीने में अच्छा भी होगा, कुछ महीनों में बुरा भी होगा, क्योंकि 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं। तो व्यय कहाँ होगा, अनावश्यक व्यय होगा जहां पर जरूरत नहीं है। तो जब भी हम अनावश्यक व्यय को देखते हैं तो वो होता है हॉस्पिटलाइजेशन में, अचानक से ही कोई ट्रेवल आपको करना पड़ गया या इस तरह की चीजों में आपका व्यय होगा जो गैर जरूरी होगा। यहाँ पर ये स्थितियां दिखाई देती है। प्लस यहीं से बृहस्पति देव की दृष्टि क्योंकि छठे भाव पर पड़ेगी तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज अवश्य ही आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ से आपको हो सकता है कि ट्रेवल के दौरान कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी के साथ जो बच्चे विशेषकर पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो 12वें भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो
शिक्षा के क्षेत्र में जरूर स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। तो विशेषकर अगर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। दूसरे लोग भी जो जॉब वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। वहीं पे गुरु की वजह से 12वें भाव में गोचर होगा तो आपका थोड़ा सा जो मन है वो धर्म अध्यात्म की तरफ भी पहुंच जाएगा। सामाजिक कार्यों में भी आप भाग लेंगे, वहां पर आप पैसा भी खर्च करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर बृहस्पति देव थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, खर्चा करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव आपकी नहीं होने वाली है। 18 मई 2025 को राहु वक्री होकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु तो वक्री गोचर ही करते हैं, अभी एट प्रेजेंट 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और उस समय वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में गोचर राहु का इन जनरल बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है क्योंकि अष्टम भाव एक अच्छी जगह नहीं है और वहां पे कोई एक अच्छा स्टार नहीं बैठता है, तो ठीक अच्छे ही रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं या इस तरह की चीजों में आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा जो ऑकल्ट से रिलेटेड है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, रहस्य रोमांच से जो रिलेटेड चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये वाला जो समय होगा वो विशेषकर जो डाटा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, एनालिसिस के क्षेत्र में कार्य करते हैं, ऑकल्ट में काम करते हैं या नए रिसर्च करते हैं, विशेषकर जो मेडिकल के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, नई नई रिसर्च को करते हैं, नई दवाइयां बनाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय ये रहने वाला है। यहीं से अगर हम देखते हैं तो राहु के जस्ट सामने द्वितीय भाव में केतु है, तो केतु आपको थोड़े से अलग तरह के रिजल्ट यहाँ पर जरूर देने वाले हैं। थोड़ा सा जो आपकी फैमिली है उससे थोड़ा सा अलगाव या थोड़ी सी दूरी आप बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ आपके इश्यूज उनसे हो सकते हैं। साथ ही वाणी पर थोड़ा कंट्रोल आपको अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि केतु का काम तो होता है हर चीज को कम करना। तो यहाँ एक स्थिति अच्छी भी बनेगी कि आप बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं। जैसे होता ना कि अचानक ही किसी व्यक्ति का बड़ा ही रिजर्व नेचर हो जाना, तो ये आपको यहाँ पर केतु 18 मई के बाद जरूर ये स्थिति देने वाला है कि आप थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे या आप जैसे अगर बहुत टॉकेटिव नेचर है तो अचानक से ही आप कम बोलना शुरू कर देंगे। यहीं से धन की स्थिति को भी देखा जाता है। तो जब भी हम केतु को विशेष कर द्वितीय भाव में देखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि केतु का काम क्या होता है, हर चीज को कम करना। तो अगर यहाँ पर हमारा धन है, विशेषकर जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड मनी है या हमारा निवेश है, तो उसमें कुछ न कुछ कमी कर सकते हैं। तो वो कमी हमें कैसे दिखाई देती है कि 12वें भाव में गुरु का गोचर होगा जो छठे भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रेवल, उनमें आपका व्यय हो रहा, तो यहाँ पर केतु उस चीज को थोड़ा सा प्रमोट कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शनि की जो ढैया की वजह से कर्क राशि के जो 2.5 साल बड़े ही मुश्किल वाले थे उसमें उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा राहु केतु को ट्रबल देंगे, लेकिन फिर भी शनि की ढैया जैसा जो 2.5 साल का समय था वो ऐसा समय अब नहीं रहेगा, स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को क्या करना है, कुछ रेमेडीज अवश्य ही करना है। तो आप सब लोगों को भगवान शिव को जलाभिषेक अवश्य ही करना है, सूर्य की उपासना आप लोगों को करना है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके व्यक्तिगत चार्ट में अगर कोई अच्छी दशा महादशा नहीं भी चल रही है तो भी आपको इस ग्रह गोचर के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक आपने पूरा देखा है और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन नमस्कार।